जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उदय में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे शैक्षिक संस्थान हेतु गुणवत्ता। यानी कि दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में इतने सारे स्कूल खुल चुके हैं कि हमें पता नहीं है कि कौन से स्कूल में अच्छी तरीके से पढ़ाई होती है, कौन से स्कूल में अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं है, कहाँ टीचर कैसे पढ़ाते हैं, कहाँ पे कैसी फैसिलिटी है, उसके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो हम अपने बच्चे का एडमिशन करवाने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, दूसरों की मदद से पूछते हैं कि वहाँ पे किस तरीके की पढ़ाई होती है। तो इसका मतलब यही है कि शैक्षिक संस्थान हेतु कैसी गुणवत्ता होनी चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आयाम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के रूपरेखा क्या है, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु लागू किए गए जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, जैसे कि बाल केंद्रित शिक्षा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर पर आधारित शिक्षा देने की जो उपागम है, इन सभी के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो कृपया करके दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको कुछ न कुछ नॉलेज जरूर मिलेगा। पहले दोस्तों हम इसका अध्ययन कर लेते हैं कि आखिरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की क्या रूपरेखा है। तो कोई भी स्कूल हुआ, कोई भी जो संस्थान हुआ, उसके कुछ उद्देश्य होते हैं कि आखिरकार हम अपने यहाँ पे किस तरीके का क्या करें, माहौल क्रिएट करें, कैसे हम अपने बच्चों को किस तरीके से बनाना है, क्या उन्हें उद्देश्यों की प्राप्ति होनी चाहिए। ये होता है दोस्तों उद्देश्यों का निर्धारण तथा संप्राप्ति। और लास्ट में उसको देखा जाता है कि जो उद्देश्य हमने बनाया है, क्या उस उद्देश्य को हम फॉलो कर पाए हैं कि नहीं, उसका हमको प्राप्त हुआ कि नहीं, जो उद्देश्य हम बनाए थे वो क्या हमें मिल सका है कि नहीं। दूसरा दोस्तों है संसाधनों की व्यवस्था। अब संसाधन जैसे स्कूलों में क्या क्या, शैक्षिक संस्थानों में क्या क्या संसाधन होनी चाहिए, तो ये भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिकी और एक होता है मानवीय। क्या क्या होता है? भौतिकी होता है मानवीय। जैसे कि भौतिकी में लिया जाए दोस्तों, वहाँ पे खेलने का मैदान होना चाहिए, पंखा होना चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी का संसाधन होना चाहिए, और जहाँ पे बच्चे बैठ रहे हैं क्लास अच्छे होने चाहिए, और जो होते हैं जैसे कि प्रोजेक्टर, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ये सभी किस में आ जाते हैं? भौतिक व्यवस्था में आ जाते हैं। और मानवीय व्यवस्था में आ जाते हैं कि दोस्तों कि जैसे कि हमने बहुत बड़ा स्कूल क्रिएट ही कर लिया, बना ही लिया है, और उसमें पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं है, यदि टीचर है तो अच्छे टीचर नहीं है, तो वहाँ पे मानवीय हो जाते हैं। कर्मचारियों की संख्या कितनी है, कर्मचारी कैसे हैं वहाँ पे, बच्चों का किस तरीके से ध्यान रखा जाता है, मानवीय संसाधनों के द्वारा, ये सब इसमें आ जाते हैं संसाधनों की व्यवस्था में। सतत आकलन, कोई भी दोस्तों स्कूल होता है वो अपने यहाँ पे क्या करता है, यूनिट टेस्ट, ये सब एग्जाम लगातार कराता रहता है, ताकि वो पता कर सकता है कि हमारे बच्चे कितना सीख पा रहे हैं, कितने यूनिट को सीख पा रहे हैं, कितने नहीं सीख पा रहे। यदि उसमें जो कमी है उसको दूर किया जाए, तो बीच बीच में क्या करते हैं, उसका टेस्ट लेते रहते हैं। शिक्षक निष्पादन, शिक्षक कैसे होने चाहिए? शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक होने चाहिए, उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त हो और वो बच्चे को अच्छी तरीके से समझ सके। जो बच्चे कम समझ पा रहे हैं उन्हें भी समझाने का प्रयास करें, और जो अधिक समझ पा रहे हैं उसको भी समझाने का प्रयास करें। और ऐसा भी होता है कि शिक्षक एक अच्छे तरीके से आए, मतलब कि ये नहीं कि जीन्स पैंट शर्ट जो पहन के चले आते हैं वो पहन के चले आए, तो उनको फॉर्मल ड्रेस में ही आना चाहिए। ये भी सब शिक्षक निष्पादन में आता है। क्रियान्वयन तथा जवाबदेही, तो इस दोस्तों इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो टीचर पढ़ाते हैं या फिर जो कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं, तो उनसे जाके पीटीएम कराया जाता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है, जिससे कि प्राइवेट स्कूलों में कराया जाता है। गवर्नमेंट में तो कोई ऐसा स्कीम ही नहीं चलता, मतलब लोग कराते ही नहीं, तो वहाँ पे लोग जाते हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं, शिक्षक से, वहाँ के प्रिंसिपल से पूछते हैं कि हमारे बच्चे किस स्तर पर पहुँचे हैं और वे किस स्तर पे हम इनके बच्चे को सिखा पा रहे हैं, इनके बच्चे किस तरीके के हैं। तो वो क्या करते हैं, टीचर के द्वारा, वहाँ पे शैक्षिक संस्थानों के द्वारा क्या होता है, जवाबदेही दी जाती है कि हम किस तरीके से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हमारे कितने टीचर हैं, कौन सी पीरियड में क्या चीज़ें पढ़ाई जाती है। ये सभी किस में आ जाता है, क्रियान्वयन तथा जवाबदेही में आ जाता है। कि मतलब कि टीचर को वहाँ पे क्या करना पड़ता है कि पेरेंट्स को जवाब देना पड़ता है कि कैसा वो बच्चे को सिखा पा रहे हैं। मूल्य एवं संस्कृति शिक्षा, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आज के जो जनरेशन में बच्चे जो होते हैं सिर्फ किताबी नॉलेज लेके चल रहे हैं, बस सब किताब पढ़े, उसका अध्ययन किए, वो हो गया। तो मूल्य एवं संस्कृति शिक्षा, जैसे कि प्रेजेंट टाइम से, मतलब जो प्राचीन एंशियंट टाइम में चलता था, लोग संस्कृति को, कल्चर को बहुत ज़्यादा मानते थे कि पहुँचते थे, स्कूल पहुँचते थे, टीचर का पैर छूते थे, जमीन पे पड़ जाते थे, लेट जाते थे। और आजकल ये सब नहीं रह गया। आजकल हाय गुरुजी ऐसे करके, हेलो गुरुजी, गुड मॉर्निंग, ये सब करके छोड़ देते हैं। तो हमें संस्कृति का भी विकास होना चाहिए कि कैसे किससे बात करना चाहिए, व्यवहार हमारा कैसा होना चाहिए,
किस तरीके से हमें अपने आप को अच्छी तरीके से डेवलप करना चाहिए, ये सभी तरीके की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबों की ही नॉलेज दी जाए। अधिगम संप्राप्ति, दोस्तों बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, क्या वह सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है, कितना सीख पा रहा है, ये सब किस में आ जाता है, अधिगम संप्राप्ति में आपका आ जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको शिक्षण की जो रूपरेखा है, शैक्षिक संस्थानों की जो रूपरेखा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम इसके आयाम को जानते हैं, क्या क्या इसके आयाम हैं। तो इसके मुख्यतः 4 आयाम हैं, जो हैं शिक्षा के आदर्श, सीखने की गुणवत्ता, शिक्षण विधि और शिक्षा के संसाधन। शिक्षा के क्या क्या संसाधन वो, तो शिक्षा के आदर्श जैसे कि मानवीय तथा सामाजिक आदर्श, मतलब कि विद्यार्थी ऐसा हो कि दूसरे के प्रति उसका प्रेम, सौहार्द और सिंपैथी हो, कि वो दूसरे व्यक्ति के लिए भी कुछ कर सके। और समता के आदर्श, मतलब कि उसमें क्या होनी चाहिए कि एक दूसरे के बीच जो होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए ऊंच नीच की भावना, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सभी को एक जैसा समझने का प्रयास करें, क्योंकि सभी मनुष्य की गोल एक ही होते हैं, एक मतलब कि कुछ ना कुछ निश्चित लक्ष्य होते हैं और वह उसे प्राप्त करना चाहते हैं। संवेदनशीलता, संवेदनशीलता मतलब दोस्तों कि दूसरे के मानसिक तथा शारीरिक सुख दुख को वो सरोकार, मतलब कि उसकी भावनाओं को समझ सके तथा अपने द्वारा उससे क्या करे, कुछ मोटिवेट कर सके, ये सब संवेदनशीलता के अंतर्गत आता है। विवेकशीलता का आशय, दोस्तों विवेकशीलता मतलब है कि कोई भी वो निर्णय लेता है, कुछ भी निर्णय लेता है तो उसके पीछे वो कुछ तर्क करे, अपने से कुछ सोचे समझे और उसके बाद क्या करे, उस चीज का निर्णय ले, उसमें विवेकशीलता आनी चाहिए। स्वायत्तता का आशय, स्वायत्तता का आशय मतलब कि दोस्तों वो स्वतंत्र होना चाहिए, जो मतलब कि बच्चा जो होना चाहिए वो स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, कि ये नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़े रहे। और इससे क्या होता है कि वह किसी भी चीज़ को चुनने में क्या होता है, कठिनाई नहीं करता है, और क्लास में पूछने उछने में वह हिचकता नहीं है, और आसानी से पूछ करके अपने जो उसके मन में उठ रहे विचार होते हैं उसका वह समाधान कर पाता है, और वह स्वतंत्र रूप से किसी भी चीज़ का चुनाव कर सकता है। अब हम दोस्तों देखते हैं सीखने की गुणवत्ता में क्या क्या। सीखने की गुणवत्ता में जैसे अधिगम मूल्य। अब अधिगम मूल्य का मतलब है दोस्तों कि बौद्धिक ईमानदारी, सीखने की इच्छा, स्पष्टता एवं ज्ञान के प्रति आकर्षण व सीखने की व आत्मविश्वास, सीखने का आत्मविश्वास। मतलब कि बच्चा जो भी कुछ सीख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिप्रेशन में आके सीख रहा है, फिर उस ऐसा नहीं कि हम सीख लेंगे कुछ होगा कि नहीं होगा, तो उसके प्रति उसका आत्मविश्वास होना चाहिए कि जो चीज़ हम सीख रहे हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, कारगर साबित होगी, बहुत ज़्यादा मूल्यवान साबित होगा। सीखने की क्षमता, अब दोस्तों कुछ बच्चे होते हैं जो कि प्रखर बुद्धि के होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, तो अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, तो उनको उनमें सीखने की क्षमता किस तरीके से है, बच्चा जल्दी से सीख पा रहा है कि बहुत कम सीख पा रहा है, तो ये तरीका जो होता है सब सीखने की क्षमता में आ जाती है। तो इनके तरीके से क्या किया जाना है, जो टीचर होंगे वो अच्छी तरीके से ऐसा समझाने का प्रयास करेंगे कि वह अच्छे से सिखा सके। ऐसा नहीं है कि कोई तेज बालक है वो कह रहा है सर हमें समझ में आ गया है, आगे आगे चलिए चलिए आगे चलते हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें छोटे जो मतलब कि जो कम सीख पा रहे हैं उनको साथ में लेके चलने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान का विस्तार, अब ज्ञान किस तरीके से है, ऐसा नहीं तो किताबी की नॉलेज हो गया बस किताब, उसको दैनिक जीवन से रिलेट करिए, व्यवहारिक जीवन से रिलेट करिए, ताकि बच्चा अच्छी तरीके से समझ सके और वह जान सके कि ये चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ, इसका वो क्या कर सके, उपयोग कर सके, और अपने नॉलेज को वो लाइफ टाइम क्या कर सके, जो चीज़ वो पढ़ रहा है वो काफ़ी जिंदगी भर अपने क्या कर सके, उसका यूज कर सके। शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधि में दोस्तों कैसा करिकुलम बनाया जा रहा है और बाल केंद्रित होना चाहिए। तो जो पाठचर्या होनी चाहिए वो बालक के आधारित होनी चाहिए, बच्चे के आधारित, कि बच्चा कैसा किस तरीके से सीख रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ही पाठचर्या डाल दिया गया कि बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा है और आप पढ़ाए जा रहे हैं, तो बच्चे को वहाँ पे जरा सा भी क्या होता है, भनक भी नहीं लगता है और आपका सिलेबस भी खत्म हो जाता है। तो ऐसे पाठचर्या का निर्माण न किया जाए कि बच्चे वहाँ पे सीख न पाए। और बाल केंद्रित होना चाहिए, कि जो आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए जैसे बच्चे सीखना चाहते हैं उस तरीके से सिखाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि शिक्षक केंद्रित, कि शिक्षक आया पढ़ाया और चला गया। यदि बालक का मन नहीं है पढ़ने में तो उसे क्या करना चाहिए, मनोरंजन का साधन देना चाहिए, कुछ अलग तरीके से गीत संगीत कराना चाहिए, ताकि वहाँ से जब उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो वह थोड़ा अलग तरीके से अपने माइंड को क्या कर सके, चेंज कर सके। शिक्षा के संसाधन, शिक्षा के मुख्यतः 2 संसाधन है, वो है भौतिक और मानवीय संसाधन। तो दोस्तों मैंने भौतिक संसाधन में भी आपको बताया, जब रूपरेखा में बता रहा था, तो भौतिक संसाधन में जैसे कि
स्कूल की व्यवस्था कैसी है, खेल के मैदान है कि नहीं, पानी की व्यवस्था है कि नहीं, शौचालय है कि नहीं, बालक बालिकाओं के लिए शौचालय और विकलांगों के लिए अलग शौचालय भी बनवाया गया है। जैसे कि मैं अभी शैक्षिक भ्रमण भी किया था तो उसमें मुझे काफ़ी चीज़ें पता भी चली थी। खेल के मैदान, पुस्तकालय, ये सभी चीज़ें होने चाहिए। तो ये सब भौतिक संसाधन में आते हैं। मानवीय संसाधन जैसे कर्मचारियों की संख्या, वहाँ पे दाई है कि नहीं है, टीचर कितने हैं, यदि टीचर है तो पढ़ा रहे हैं कि नहीं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पा रहे हैं कि नहीं, ये सभी किस में आते हैं, मानवीय संसाधन में आपके आ जाते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु लागू किए गए कार्यक्रम क्या क्या हैं। तो इसमें दोस्तों एक है आपका बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा मतलब दोस्तों आप समझ ही चुके हैं, मैं 2-3 बार बता चुका कि बाल केंद्रित शिक्षा मतलब है कि जो शिक्षा होनी चाहिए, जो शिक्षा बच्चे को प्रोवाइड की जानी चाहिए, वो बालक के अनुसार होनी चाहिए कि बच्चा किस तरीके से सीख रहा है उसके अनुसार ही शिक्षा होनी चाहिए। इसमें क्या होने, समेकित बाल विकास सेवाएं चलानी जाए, जैसे कि सभी बच्चों को एक साथ लेके चलाया जाए कि मतलब कि कोई जैसे कि सामान्य बालक है और विशिष्ट बालक है, उसको एक साथ लेके चलने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षा शिशु शिक्षा केंद्रों के आयोजन, जैसे कि आपका वो हो गया आंगनबाड़ी, ये सब चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे भी जो स्वैच्छिक संगठनों की सहायता की योजना की गई है। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा उप केंद्रों और अन्य एजेंसियों के माध्यम से चलाए जा रहे मातृ एवं बाल्य स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे कि दोस्तों आप अभी ये भी चीज़ सुन रहे होंगे कि एक आपका होता है नॉन, क्या नाम नहीं याद आ रहा है सर दोस्तों, अभी हम याद आएगा तो बता देंगे। ऐसे इजी सा होता है जिसमें क्या करते हैं लोग अपना एक संगठन बनाते हैं, इस शिक्षा उच्छा प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं, फिर और क्या करते हैं सरकार के द्वारा उनको मान्यता दे दी जाती है। जैसे कि एनजीओ क्या होता है, एनजीओ होता है सॉरी दोस्तों। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के बारे में आप दोस्तों सुने होंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो दोस्तों है, यह 1987 से 1988 में देश की प्राथमिक पाठशालाओं में उपलब्ध मानव व मौलिक संसाधनों को सुधारने के उद्देश्य से चलाई गई है। यहाँ पे इसका ये उद्देश्य था कि जैसे कि जिस स्थान पे विद्यालय उपस्थित नहीं है, विद्यालय वहाँ नहीं है, कोई दूर दराज इलाका है, अनुसूचित जनजाति का, अल्पसंख्यकों का है और वहाँ विद्यालय उपस्थित नहीं है, तो आपके पास यदि 2 कमरा हो और एक बड़ा बरामदा हो और बोर्ड हो, चाक हो, जो टीएलएम होते हैं यदि है, तो आप वहाँ पे स्कूल चला सकते हैं। फिर आपको क्या किया जाएगा, शिक्षा गारंटी योजना के द्वारा आपको मान्यता दे दी जाएगी। और इसमें क्या होता है, एक शिक्षक हो और हो सकता है यदि एक महिला शिक्षक भी हो तो आप रख सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर पर आधारित शिक्षा देने के उपागम। तो इसका मतलब है दोस्तों कि जैसे कि प्रोफेसर आर.एच. दुबे की अध्यक्षता में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका इसमें नाम चेंज हो चुका है, शिक्षा मंत्रालय हो चुका है, ने 5 जनवरी 1990 को एक समिति प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तरों को तय करते हुए स्थापित की। उसकी रिपोर्ट प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर के शीर्षक से 1991 में एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित की गई थी, जो अंग्रेजी व हिंदी में छपी थी। दोस्तों इसके अंतर्गत जैसे कि कुछ लोग थे, प्रोफेसर आर.एच. दुबे जो कि निदेशक थे यूनेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, और भी जो लोग थे, मतलब काफ़ी लोग एक संगठन बना के इसका निर्माण किए थे। समिति को इस बात से भी अवगत कराया गया कि विचारार्थ विषयों का संबंध शिक्षा की औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रणालियों से की जाए। सेवाकालीन शिक्षकों की भी आवश्यकता, इसके अंतर्गत जैसे कि शैक्षिक दूरदर्शन होते हैं, जैसे शैक्षिक टेलीविज़न होते हैं, और कंप्यूटर और इंटरनेट, ये सभी तरीके की भी शिक्षा में इनका भी काफ़ी ज़्यादा योगदान चल रहा है। तो हम समझते हैं सेवा काल में आवश्यकताओं पर आधारित, मतलब कि जो प्रेजेंट टाइम में जो योजनाएं चल रही हैं, क्या उसका लाभ उन्हें मिल पा रहा है नहीं, मतलब कि उनको उस लाभ से अवगत कराया जाए। जैसे कि जो चीज़ें चल रही हैं कि स्कूलों में फ्री में वो ड्रेस मिलता है, भोजन मिलता है, छात्रवृत्ति मिलता है, तो एक तरीके से क्या है, सेवा काल में जो चीज़ें चल रही हैं उसको लिया जाता है। और जो भी सरकार द्वारा जो चीज़ें योजनाएं चलाई जाती हैं, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। शैक्षिक टेलीविज़न
जैसे कि प्रोजेक्टर बनाया गया दोस्तों, प्रोजेक्टर बनाया गया जो जिसमें क्या करते हैं, बच्चों को समझाने में आसानी होती है। किसी भी चीज़ को बच्चे को विस्तार से मल्टीमीडिया के द्वारा चित्र दिखा करके और बोल के वीडियो के द्वारा समझाया जाता है और उसे अच्छी तरीके से सीख भी पाते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट की आधुनिक तकनीकें आज के दौर में दोस्तों अभी भी आप देख रहे होंगे कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो क्या करते हैं, मोबाइल बांटते हैं, टैबलेट बांटते हैं। वो सोचते हैं कि जो बच्चे हैं वो शिक्षा से जुड़ सके, और ये शिक्षा से कैसे जुड़ेंगे, जब उनके पास इंटरनेट की व्यवस्था होगी तो क्या करेंगे, जो जो उनके माइंड में जो चीज़ें थॉट आ रहेंगी उनको, या फिर कोई वो इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई निर्माण ही करना है या फिर कोई अपना काम धंधा चालू करना है, तो किसको किस तरीके से चलाया जाए वो क्या कर सकते हैं, इंटरनेट पे देख सकते हैं। तो बच्चे को भी क्या किया जाए, इस समय प्रेजेंट टाइम में बच्चे को कंप्यूटर शिक्षा अच्छी तरीके से दी जा रही है ताकि वो थोड़े बहुत तो काम अपना कर सके। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, जितना हमें नॉलेज था उतना हमने बताने का प्रयास किया। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।